वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति शास्त्र के बारे में और POL 306 के मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, यानी जिसका पेपर आपका कल होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ये बात ध्यान रखेंगे। 305 वाला मॉडल पेपर आप लोगों ने देखा होगा और 305 के जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी जो है POL 306 का एक प्रकार से मॉडल पेपर दीजिए जिसमें आपको क्या पढ़ना है। इसमें आपको पढ़ना क्या है भाई, पेपर का नाम जानते हैं क्या? पेपर का नाम है आपका मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। तो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें मैंने रखे हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग 150 से अधिक प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की शानदार सफलता के बाद भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका की शानदार सफलता के बाद जुलाई 1914 में भारत लौटे थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, कल ही परीक्षा है सुबह। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग कहाँ पर स्थित है? जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गांधी जी ने किस घटना के परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन जो था वो वापस ले लिया था। गोरखपुर में पड़ता चौरी चौरा कांड, ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, गांधी जी को चौरी चौरा हत्याकांड के आरोपी के रूप में कितने वर्ष की सजा हुई थी? तो 6 वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन बाद में इनकी सजा कम कर दी गई थी। अगला प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के समय में कौन सी नीति प्रचलित थी? दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के समय में कौन सी नीति प्रचलित थी? वहाँ पर धार्मिक भेदभाव भी हो रहा था, जातीय भेदभाव भी था और रंग भेद बहुत ज़्यादा था, ठीक है। धार्मिक भेदभाव, जातीय भेदभाव और रंग भेद बहुत ज़्यादा था। काले गोरे का एक प्रकार से बहुत ज़्यादा वो था। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो है ये चीज़ें प्रचलित थी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी की माता जी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी के माता जी का नाम था पुतली बाई। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इनकी पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के पिताजी का क्या नाम था? मोहनदास, ठीक है। मोहन मतलब इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी, इनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी पूरा नाम। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को। कब हुआ था इनका जन्म? तो इनका वास्तविक नाम था मोहनदास, इनके पिताजी का नाम था करमचंद, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गांधी जी की एक मुकदमे की पैरवी के लिए विदेश में किस जगह गए थे? महात्मा गांधी जो है एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है परीक्षा में, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चंपारण आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? चंपारण आंदोलन 1917 में प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 द्वारा गांधी जी को कौन सा आंदोलन चलाने के लिए अधिकृत किया गया था? तो असहयोग आंदोलन के लिए, ठीक है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि टैगोर ने किस माध्यम से चित्रण किया? बताएं, टैगोर ने किस माध्यम से चित्रण किया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। टैगोर ने किस माध्यम से चित्रण किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि टैगोर एक चित्रकार भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं एक अच्छे चित्रकार भी माने जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने चित्रकारी जो करी है वो किस किस माध्यम से करी है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है, बताइएगा सभी लोग। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, ओके। रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, बताएंगे करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो टैगोर ने जो है पेस्टल, इसके अलावा डाई पॉइंट और जल रंग, इन सभी का प्रयोग किया था। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कितने चित्र बनाए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लगभग 2500 चित्र बनाए हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर की कौन सी बहन उपन्यासकार बनी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बहन थी उनका नाम था स्वर्ण कुमारी, वो एक प्रकार से उपन्यासकार बनी बाद में चल करके। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपनाम क्या था? बंकिम चंद्र चटर्जी का उपनाम क्या था? कमलाकांत इनका उपनाम था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। साहित्य सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चटर्जी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी हुई बंगाली रईस नाम का, मतलब रईस का नाम लिखें, बताएं।
बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी हुई बंगाली रईस का मतलब कि नाम क्या है? तो आनंद गणित ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी के अंग्रेजी उपन्यास का क्या नाम है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के अंग्रेजी उपन्यास का नाम है राजमोहन की पत्नी, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। द पाइजन ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? द पाइजन ट्री पुस्तक को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया है? तो किसने किया है भैया? आनंद कुमार स्वामी ने, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? बताएं। राजस्थानी चित्रकला का प्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? आनंद कुमार स्वामी के द्वारा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट किसने लिखी है? द एम्स ऑफ इंडियन आर्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद कुमार स्वामी पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, 1908 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, ध्यान रखेंगे। कुमार स्वामी, आनंद कुमार स्वामी की पुस्तकें हैं। आनंद कुमार स्वामी की पुस्तकों में पूर कोपरांद, लार इंदु, इसके अलावा ले, मिनियातुर, दाला, कलेक्सी आ गुलूबे, इसके अलावा लेजार ए मातिए, द लीद, एदा, सिलोन, ये सब पुस्तकें कुमार स्वामी की हैं। इसका द ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आनंद का ये पूरा नाम ये आनंद नहीं है, आनंद कुमार स्वामी एक प्रकार से इनका पूरा नाम जानते हैं क्या? आनंद केंटिस कुमार स्वामी। ठीक है, आनंद केंटिस कुमार स्वामी इनका पूरा नाम है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं, भारतीय समाजवादी दल का निर्माण कब हुआ? बताएं, भारतीय समाजवादी दल, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाजवादी दल का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय समाजवादी दल का निर्माण 1955 में हुआ, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। राम मनोहर लोहिया की मुख्य रचना, राम मनोहर लोहिया की रचनाओं की अगर बात किया है तो मार्क गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक इन्हीं की है। व्हील ऑफ हिस्ट्री भी पुस्तक इन्होंने लिखी, राम मनोहर लोहिया ने। और इसके अलावा साल्ट सत्याग्रह पुस्तक के लेखक भी राम मनोहर लोहिया, यानी तीनों पुस्तकें राम मनोहर लोहिया की हैं। डी ऑप्शन उपयुक्त तो सभी राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? राम मनोहर लोहिया का जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को। इनकी मृत्यु हुई थी 12 अक्टूबर 1967 को, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? तो ये वही प्रश्न रिपीट हो गया। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया की माता जी का क्या नाम था? राम मनोहर लोहिया जी की माता जी का नाम था चंदा और पिताजी का नाम था हीरालाल। ठीक है, पिताजी का क्या नाम था भैया? हीरालाल इनके पिताजी का नाम था, माता जी का नाम था चंदा। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले के किस गांव में हुआ था? अकबरपुर गांव पड़ता है फैजाबाद जिले में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब तो अयोध्या हो गया। अगला प्रश्न, भारत में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? बताएं, भारत में समाजवादी विचारधारा को लोकप्रिय बनाने का श्रेय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को जाता है। राम मनोहर लोहिया एक प्रकार से इनके नाम पर यूनिवर्सिटी भी अयोध्या में है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किस दल से किया था? राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी बड़ी भव्य बनी हुई है, अच्छी बनी है, मैंने अंदर जा करके देखा है। मैं एक पेपर देने गया था तो वहाँ पर मैं गया, वैसे तो बाहर से कई बार देखा हूँ, लेकिन जब मैं अंदर गया यूनिवर्सिटी में तो मैंने देखा कि भाई बहुत जब ज़बरदस्त बनी, जैसे कि आप देखते हैं कि जो मूवीज़ वगैरह में दिखाई जाते हैं क्लासरूम, ठीक वैसे क्लासरूम हैं। ठीक है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ किस दल से किया था भैया? तो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत करी थी, राम मनोहर लोहिया ने, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किसके साथ मिलकर के कांग्रेस रेडियो की स्थापना करी थी? तो उषा मेहता के साथ मिलकर के कांग्रेस रेडियो की स्थापना करी थी इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब हुआ था? बंकिम चंद्र चटर्जी, फटाफट से आप बताएंगे उनका जन्म कब हुआ था भैया? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कब हुआ था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म जो हुआ था, ये कब हुआ था? आनंद मठ के लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ का उपन्यास है एक, 1882 में उसका प्रकाशन हुआ था। तो बंकिम चटर्जी का जो जन्म हुआ था भैया 27 जून 1838 को हुआ था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 वर्ष के एक प्रकार से उम्र थी इनकी। मृत्यु इनकी 8 अप्रैल 1801 ईस्वी, मतलब 1800, ठीक है, 99 ईस्वी में हो जाती है, क्लियर, ध्यान रखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म बंगाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दुर्गेश नंदिनी उपन्यास के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदिनी उपन्यास 1865 में प्रकाशन हुआ है इसका, बंकिम चंद्र चटर्जी का ही उपन्यास है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत का राष्ट्रपिता मतलब राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो भारत का जो राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मालयज शीतलाम सस्यश्यामलम मातरम वंदे मातरम, ये जो राष्ट्रगीत है भारत का, ये एक प्रकार से 24 जनवरी 1925 को स्वीकार किया गया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। और पहली बार इसको गाया गया था 1882 में। 1896 में इसको एक प्रकार से 1882 में आनंद मठ का प्रकाशन हुआ। 1896 में इसको पहली बार गाया गया राष्ट्रगीत को, और 24 जनवरी 1950 को इसको स्वीकार कर लिया गया भारतीय संविधान में। आनंद मठ में ये वर्णित है, आनंद मठ उपन्यास में। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी की अंतिम साहित्यिक रचना कौन सी है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की अंतिम साहित्यिक रचना है सीताराम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1886 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न, बंकिम चंद्र चटर्जी का पेशा क्या था? इनका पेशा ये देखें, ये उपन्यासकार भी हैं, कवि भी हैं, लेखक और पत्रकार भी थे। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1857 में बंकिम चंद्र चटर्जी किस कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले पहले भारतीय बने? तो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। उससे भी डिग्री लेने में पहले व्यक्ति बने थे, पहले भारतीय। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दृष्टिकोण या राष्ट्रीय पॉइंट ऑफ व्यू से बंकिम चंद्र चटर्जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? तो आनंद मठ इनका सबसे फेमस उपन्यास है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन के जागरण के लिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन सा माध्यम चुना था? तो साहित्य लेखन का काम इन्होंने चुना था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था? रविन्द्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या था भैया? भानु सिन्हा इनका उपनाम था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनका जो है एक प्रकार से भानु सिन्हा, इनका एक प्रकार से इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1900 रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में हुआ था। 1913 में इनको जो है मिला था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर की अंतिम कविता कौन सी है? रविन्द्रनाथ टैगोर की अंतिम कविता है शेषर कविता। शेषर कविता, इसका प्रकाशन कब हुआ है? इसका प्रकाशन हुआ 1929 में। ये बात ध्यान रखेंगे। गीतांजलि 1910 में प्रकाशित हुई है। गीतांजलि प्रकृति और ईश्वर के प्रति समर्पण की रचना है, कविताओं की किताब है गीतांजलि। इनको गीतांजलि पर ही नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में। यह बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अरविंद घोष, बताएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। अरविंद घोष जो है, प्रश्न क्या पूछा गया? अरविंद घोष बड़ौदा से अपनी नौकरी छोड़कर कब सक्रिय राजनीति में कूद पड़े, बताएं। तो अरविंद घोष जो है 1906 में अपनी नौकरी छोड़ करके ये सक्रिय राजनीति में कूद पड़ते हैं। 1906 ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पौंडीचेरी का संत किसको माना जाता है? पौंडीचेरी का संत अरविंद घोष को माना जाता है। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अरविंद घोष प्रभावित हुए थे किससे? अरविंद घोष हीगल के विचारों से भी प्रभावित हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से और कृष्णचरित से प्रभावित हैं, ग्रीन के टी.एच. ग्रीन, थॉमस एल ग्रीन के विचारों से भी अरविंद घोष प्रभावित हुए हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त सभी के विचारों से प्रभावित हुए हैं। अगला प्रश्न अरविंद घोष से संबंधित हैं। अरविंद घोष संबंधित हैं, जीवन का प्रथम चरण उग्र राष्ट्रवादी रहा इनका, जीवन का द्वितीय चरण स्वदेशी का बहिष्कार किया, जीवन के तृतीय चरण में आमूल चूल परिवर्तन हुए इनके जीवन में। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी इनसे संबंधित है। अरविंद घोष में सक्रिय राजनीति से संन्यास लेकर के आध्यात्मिक चिंतन की दिशा में कार्य किया, कब? 1910 में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर किस वर्ष में उन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की? तो विनायक दामोदर सावरकर एक प्रकार से 1904 ईस्वी में इन्होंने जो है अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। विनायक दामोदर सावरकर से रिलेटेड सत्य कथन छांटिए, इनमें से क्या कथन सत्य है? देखिए, भारतीय इतिहास के प्रथम कोटि के क्रांतिकारी व्यक्ति थे, बिल्कुल थे। न्याय के लिए अहिंसा को उचित मानते हैं, शक्तिशाली हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं विनायक दामोदर सावरकर, बिल्कुल डी ऑप्शन उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विनायक दामोदर सावरकर ने इंडिया हाउस में 1857 की क्रांति की अर्ध शताब्दी मनाने का निश्चय कब किया था? तो 10 मई 1907 को किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर का जन्म होता 20 मई 1883 को, 26 फरवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। बड़े विद्वान आदमी थे और बहुत ही ओजस्वी व्यक्ति थे। अगला प्रश्न, बी.डी. सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 की क्रांति पर किस एक में पुस्तक प्रकाशित की और इसे आज़ादी की पहली लड़ाई बताया? तो मराठी भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की और उसको आज़ादी की पहली लड़ाई बताया। विनायक दामोदर सावरकर ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के गदर को गदर ना कह करके भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ये पहले व्यक्ति हैं। कौन? विनायक दामोदर सावरकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। मनुष्य की प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, मनुष्य की सभी वस्तुओं का मापदंड है। मनुष्य की सभी वस्तुओं का मापदंड, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड, ये प्रश्न ही गलत है, इसको हटा दीजिए। अगला प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक बताएं। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक, द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम पुस्तक को लिखा है एम एन राय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम एन राय ने गांधी के चरखे के अर्थशास्त्र पर क्या टिप्पणी की थी? तो उन्होंने गांधी के चरखे पर क्या टिप्पणी की थी भैया? उन्होंने गांधी के चरखे पर टिप्पणी की थी कि ये प्रतिगामी अर्थशास्त्र है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इंडिया इन ट्रांजिशन 1922 में प्रकाशित पुस्तक है, किसने लिखी है? मानवेंद्र नाथ राय यानी एम एन राय ने लिखी है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नव मानवतावाद की संकल्पना, न्यू ह्यूमनिज्म अब मैनिफेस्टो किससे संबंधित है? तो नव मानवतावाद की संकल्पना एम एन राय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मानवेंद्र नाथ राय। अगला प्रश्न है, एम एन राय के अनुसार नव मानवतावाद दर्शन का आधार है, बताएं। तो इनके अनुसार दोनों, नैतिकता और स्वतंत्रता, ये नव मानवतावाद दर्शन के आधार हैं दोनों। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलामगिरी पुस्तक को किसने लिखा है भैया? ज्योतिबा फूले की पुस्तक है गुलामगिरी। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी है? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई है 24 सितंबर 1873 को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 19वीं शताब्दी में स्त्रियों के विषय में लेखन करने वाली लेखिकाओं में किसका नाम अग्रणी है? तो ताराबाई सिंधे का नाम अग्रणी है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्त्री पुरुष की तुलना किसकी रचना है? सॉरी, इसकी स्त्री पुरुष की तुलना किसकी रचना है भैया? ताराबाई सिंधे की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक कब लिखी? तो इस पुस्तक को 1882 में लिखी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने कहा कि ईश्वर अंग्रेजी शासन की प्रणाली ही कायम रखें? ईश्वर अंग्रेजी शासन की प्रणाली ही कायम रखे, ताराबाई सिंधे का मानना था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाई सिंधे का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1850 में, मृत्यु हुई थी इनकी 1910 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताराबाई सिंधे के पिताजी का क्या नाम था? ताराबाई सिंधे के पिता का नाम था बापू जी हरि सिंधे, ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। ताराबाई सिंधे किस प्रांत से थी? ताराबाई सिंधे महाराष्ट्र प्रांत से थी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, ताराबाई सिंधे ने निम्न जाति की लड़कियों के लिए स्कूल कब खोला था? तो इन्होंने स्कूल खोला था 1848 में, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चिरंजीवनी किसे कहा जाता है? चिरंजीवनी किसे कहते हैं? चिरंजीवनी जो है किसको कहा जाता है भाई? चिरंजीवनी ताराबाई को कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाई सिंधे को चिरंजीवनी कह करके किसने संबोधित किया था? तो ज्योतिबा फूले ने संबोधित किया था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तिलक की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? बाल गंगाधर तिलक के बारे में प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तिलक की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856 को, मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920 को। गीता रहस्य पुस्तक इन्हीं की है। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज पुस्तक इन्हीं ने लिखी है। दी ओरियन पुस्तक के लेखक भी ये हैं। इसके अलावा वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष, चारों पुस्तकें जो हैं बाल गंगाधर तिलक की हैं। इसमें ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया 1 2 3 4, सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? तिलक से संबंधित क्या नहीं है? देखिए, समाचार पत्र सुधारक, समाचार पत्र सुधारक जो समाचार पत्र है ये गोपाल गणेश अगरकर के द्वारा प्रकाशित किया गया है, जबकि मराठा केसरी और गणपत उत्सव ये तीनों जो है समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक ने प्रकाशित करवाए हैं। बाल गंगाधर तिलक पर निम्न में से किस आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? तो उन पर जो है केसरी में प्रकाशित उनके जो लेख हैं, उन्हीं लेखों के कारण से इन पर मुकदमा चलाया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाला था? तो इनका जो समाचार पत्र है केसरी वो हिंदी भाषा में निकलता है,
और जो मराठा समाचार पत्र है ये अंग्रेजी भाषा में इनका निकला है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। केसरी पूछे किस भाषा में, तो केसरी हिंदी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किस जगह पर की थी, बताएं। 1880 में ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना करी थी पुणे में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन सिरोल ने। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लंदन टाइम्स के संपादक हैं वैलेंटाइन सिरोल, ठीक है, थे। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? इनका निधन 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त कर ले यहाँ पर, ठीक है, 1 अगस्त। यहाँ पर 1 अगस्त, तो 1 अगस्त यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, 1 जुलाई दिया, यहाँ पर 1 अगस्त कर लीजिएगा, 1 अगस्त 1920, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ओके, 1 अगस्त 1920। अगला क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किसको भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसको कहते हैं भैया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत बताएं, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी राजा राम मोहन राय को ही कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसने भारत में वेदांत कॉलेज की स्थापना करी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही करी थी। ये सब प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी किसने? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। 20 अगस्त 1828 को 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी, ठीक है। आत्मीय सभा पहले जो थी, उसी आत्मीय सभा को एक प्रकार से ये इन्होंने बना दिया क्या, 1800 जो है 28 में इन्होंने आत्मीय सभा को ब्रह्म समाज बना दिया, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने। किसने राजा राम मोहन राय को ल्यूमिनियस स्टार इन द मतलब कि फिर्मामेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री के रूप में विचारा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको ऐसा विचारा था। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। 1829 में विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस समय के लॉर्ड वायसराय थे, किसके प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत हुआ था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से मिलकर के 1829 में सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। अगला प्रश्न, राजा राम मोहन राय को किसने राजा की उपाधि दी थी? अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दी थी। ये प्रश्न लगातार परीक्षा में आता है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना कब की थी? बताएं। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में की थी। सी ऑप्शन। और एक बात आपको बता दूं, जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तुरंत आप पेपर सेंड कर दी, तुरंत सेंड करिएगा, जल्दी सेंड करेंगे, जल्दी से हल हल होगा, ठीक है। 91 61 93 60 62 पर आप लोग सेंड कर दीजिएगा फट से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, तो 18 आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? आत्मीय सभा 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी, और यही आत्मीय सभा 1828 में क्या बन जाती है? जो है ब्रह्म समाज बन जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, संवाद कौमुदी की रचना किसने की है? संवाद कौमुदी के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था ये संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की थी? तो 1821 में की थी, 4 दिसंबर को, ठीक है, 4 दिसंबर 1821। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। किसे भारतीय समाजवाद का मानस पिता कहा जाता है? बताएं। भारतीय समाजवाद का मानस पिता किसको कहते हैं? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय समाज का मानस पिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जयप्रकाश नारायण या राम मनोहर लोहिया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे सभी लोग फटाफट से। क्या प्रश्न है आपका? भारतीय समाजवाद का मानस पिता, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो भारतीय समाजवाद का जो मानस पिता कहा जाता है वो किसको कहते हैं भाई, बताएं। अब इनमें से 2 लोग हो सकते हैं, कौन कौन हो सकते हैं? आप जो है दिमाग लगाओ अपना। जवाहरलाल नेहरू तो नहीं होंगे, ना महात्मा गांधी होंगे, इसमें से 2 व्यक्ति हैं, तो राम मनोहर लोहिया हो सकते हैं, तो जयप्रकाश नारायण हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आप सभी लोग ध्यान से लगाएंगे, इसका इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, बताएंगे सभी लोग। तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण इज राइट आंसर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानस पिता कहा जाता है भारतीय समाज का, समाजवाद का। लोकनायक की उपाधि निम्न में से किस नेता को दी गई थी? लोकनायक की अगर बात की तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संपूर्ण क्रांति का विचार सर्वप्रथम राष्ट्र के समक्ष किसने प्रस्तुत किया था? तो संपूर्ण क्रांति की बात भी जयप्रकाश नारायण ने करी थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सबसे बड़े एक प्रकार से नेता रहे हैं जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान के। जयप्रकाश नारायण ने अपनी कौन सी पुस्तक में समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया था, बताएं। तो इन्होंने किस पुस्तक में
जयप्रकाश नारायण ने अपनी कौन सी पुस्तक में समाजवाद के स्वरूप का चित्रण किया था? तो माई पिक्चर जो है माई पिक्चर ऑफ सोशलिज्म इस पुस्तक में किया था। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसने दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया? तो जयप्रकाश नारायण ने दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं, एक चैनल हमारा है को करिकुलर मास्टर। अगर आप लोग एक प्रकार से नए हैं तो को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पर आपको और तमाम प्रकार के वीडियोस मिलते रहेंगे। तो हर एक सब्जेक्ट की आपकी तैयारी होगी। को करिकुलर जो आपका होता है पेपर, उसके लिए भी आपको यहाँ पर तैयारी करवाई जाएगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना का सुझाव दिया था। जयप्रकाश नारायण ने सामुदायिक लोकतंत्र की संरचना का सुझाव दिया था 5 स्तरीय संरचना। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब करी थी? तो 1974 में करी थी, 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जयप्रकाश नारायण कब असहयोग आंदोलन से जुड़े थे? तो ये 1921 में असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। व्हाई सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाई सोशलिज्म पुस्तक 1932 में प्रकाशित हुई है और ये जयप्रकाश नारायण की पुस्तक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, अच्छा, जयप्रकाश नारायण ने 1975 में या 1974 में जो क्रांति का आह्वान किया था, किसके खिलाफ किया था? इंदिरा गांधी के खिलाफ किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए गठित समिति मतलब गठित किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। किसके समिति के अध्यक्ष थे भैया? भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर। भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भीमराव अंबेडकर इनका पूरा नाम है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, पहले कानून मंत्री बनाए गए थे भीमराव अंबेडकर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो प्रारूप समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्न में से किस किताब को डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं लिखा? इनमें से देखिए, तो इनमें से जो है पाकिस्तान पर विचार, जाति का उच्छेद और रुपए की समस्या, उद्भव और समाधान, ये सारी पुस्तकें जो है ये डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखी गई हैं। जबकि गांधी, नेहरू और टैगोर पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पीने के पानी के लिए सत्याग्रह करने वाले प्रथम और एकमात्र सत्याग्रही कौन थे? तो यही थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से कौन कौन सा कथन पूना पैक्ट के बारे में सही नहीं है? पूना पैक्ट के बारे में देखिए, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1934 को हुआ था, यही गलत है। पूना पैक्ट जो हुआ था ये 24 सितंबर को तो जरूर हुआ था। 24 सितंबर 1932 को हुआ था, 1934 को नहीं हुआ था, 1932 को हुआ था। ये बात ध्यान रखें, यानी यही पहला प्रश्न आपका गलत है इसमें से। ठीक है, बाकी पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में हुआ था। पूना पैक्ट में दलितों के लिए अलग निर्वाचन और 2 वोट का अधिकार खत्म हो गया था। और पूना पैक्ट के बाद दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ा करके 147 और बढ़ा दी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और विधायिका केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। तो ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट आंसर था। निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर अंबेडकर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? बड़ी फेमस पुस्तक है ये, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा ये वाला। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना करी थी? तो ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज की गतिविधियों का नेतृत्व किसने किया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज की गतिविधियों का नेतृत्व जो किया वो किसने किया? बताएंगे, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे भैया। राजा राम मोहन राय से रिलेटेड ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ओके, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद में देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभाला था, ठीक है, ब्रह्म समाज की गतिविधियों को। और उसके बाद में आप देखेंगे 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं राम मोहन राय। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ठीक है, आगे देखेंगे ब्रह्म समाज
का विभाजन कब हो गया था? ब्रह्म समाज का विभाजन 1865 में हो गया था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज, ये दो भागों में बट गया था ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न है, महादेव गोविंद रानडे का जन्म कब हुआ था? महादेव गोविंद रानडे का जन्म हुआ था 1842 में, 18 जनवरी की डेट को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 16 जनवरी 1901 ईस्वी को, ठीक है, इनका एक प्रकार से मृत्यु होती है महादेव गोविंद रानडे की। अच्छा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है किसको भैया? महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानडे को कहते हैं। ठीक है, एम.एन. रानडे को बोलते हैं, एम.जी. रानडे। ठीक है, ओके। अच्छा, 1893 में हाई कोर्ट में जज थे मुंबई में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महादेव गोविंद रानडे ने की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1884 में पुणे में एक प्रकार से स्थापना करी थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, बीजी तिलक इनके साथ थे और गोपाल गणेश आगरकर, सभी लोगों ने मिलकर के ढक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना करी थी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने मतलब किसी मुंबई में पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? तो मुंबई पुलिस में पुलिस जो है किसको क्या गया था? पुलिस मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था महादेव गोविंद रानडे को। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किसी मुंबई पुलिस में मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था? तो महादेव गोविंद रानडे को। अगला प्रश्न, बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे कौन? बॉम्बे हाई कोर्ट में न्यायाधीश भी महादेव गोविंद रानडे जी थे। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है आपका, थीसिस्ट कन्फेशन ऑफ फेथ, ये लेखक, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महादेव गोविंद रानडे। इसका प्रकाशन हुआ 1873 में इस लेख का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महादेव गोविंद रानडे का निधन कब हुआ था? इनका निधन कब हुआ था भैया? 16 जनवरी 1901 को इनका निधन हुआ था महादेव गोविंद रानडे का। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। एम.जी. रानडे का निधन कहाँ पर हुआ था? तो इनका निधन जो हुआ था महाराष्ट्र में ही हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। ठीक है, पिताजी का नाम था रमाकांत, माताजी का नाम था ताराड़ी देवी। मृत्यु इनकी हुई थी 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वीडियो को देखने के बाद में आप जो है सारे के सारे प्रश्नों को करके आओगे, ये बात मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप कल की वीडियो में देखेंगे सारे के सारे प्रश्न यही आएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रश्न पूछ लिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में कब प्रवेश लिया? बताएं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजनीति में कब प्रवेश लिया? तो दिसंबर 1912 को प्रवेश लिया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था 30 दिसंबर 1929 को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेहरू जी को समाजवादी समाज की व्यवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी थी? तो नेहरू जी के समाजवादी समाज की मुख्य विशेषता थी मिश्रित अर्थव्यवस्था, कल्याणकारी राज्य और एक राष्ट्रीय मार्ग। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा इसका। सामुदायिक विकास योजना कब लागू की गई? सामुदायिक विकास योजना लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1952 को। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक 1944 में जेल में ही लिखी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। यह प्रश्न पूछा जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1955 में इनको भारत रत्न मिल गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जवाहरलाल नेहरू ने साइमन कमीशन मतलब साइमन आयोग का विरोध कहाँ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने साइमन आयोग का जो विरोध किया था साइमन कमीशन का, लखनऊ में किया था। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में विरोध किया था। ओके, 1928 में, 1928-29 में। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था? जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को। मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था भैया? 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अगर बात की तो 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न, मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं के संपादक कौन थे? मराठा और केसरी नामक पत्रिकाओं के संपादक थे बाल गंगाधर तिलक। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, रिवीजन हो रहा है आप सभी का। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न है, ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? बताएंगे सभी लोग। ज्योतिबा फूले का जन्म कब हुआ था? ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1828 को। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है इनमें से? देखें, 1885 में प्रकाशित पुस्तक है त्रिरत्न, तृतीय रत्न, ये भी पुस्तक इन्हीं की है। ब्राह्मणों की चालाकी, ये भी पुस्तक महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई 1869 में। 1869 की एक पुस्तक है पावड़ा छत्रपति राजा, ये तीनों पुस्तकें इन्हीं की है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो भारत में नारी आंदोलन ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी, बताएं? तो 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, सत्यशोधक समाज ने क्या संगठित किया? महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। महात्मा फूले किससे संबंधित हैं? महात्मा फूले जाति विरोधी आंदोलन से रिलेटेड हैं, ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और आपको बता दूं कि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल जो है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है। अभी नया चैनल मैंने बनाया है और इसमें को करिकुलर से रिलेटेड और आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी, DDU यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है? तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, को करिकुलर मास्टर को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल को किस वर्ष हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आज 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, राजनीतिक और समाज सुधारक के साथ ही साथ क्या थे? एक अभिनेता थे, गायक थे, अर्थशास्त्री थे। तो ये एक प्रकार से एक अर्थशास्त्री भी थे, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भीमराव रामजी अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के विधि पहले विधि और कानून मंत्री थे या न्याय मंत्री थे, ए ऑप्शन इसका पहले थे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, भीमराव अम्बेडकर को इनमें से किसका जनक माना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में इनको जाना जाता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से यह सब प्रश्न आपकी परीक्षा में बन सकते हैं, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। बाकी 307 और 308 का जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो आपका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन से जो आपका प्रश्न है, मतलब कि जो आपका 307 और 308 वाला कोड, उसके बारे में जल्द ही आपकी वीडियो आ जाएगी, ठीक है? तो कल उसकी वीडियो आ जाएगी और इसका पेपर जैसे हो आप हमारे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं उसको उसके आंसर की दे दूंगा, ठीक है? तो उसकी आंसर की भी आप देखेंगे को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर मैं देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।